जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं आर के चौरसिया आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल 4G मैथमेटिक्स क्लासेज पर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र, उसके विद्युत आवेश वाला जो पार्ट है उसको खत्म करने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास से आपको विद्युत क्षेत्र से रिलेटेड वीडियो मिलेगा। ये आज विद्युत आवेश का लास्ट वीडियो है। इसमें हम लोग समझेंगे आवेश का वितरण, आवेश का वितरण होता क्या है और यह कितने प्रकार के होता है, इन सब चीजों की चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले ये जो है बैच एक शुरू किया गया था जिसका नाम जुनून बैच था, जो कि बिल्कुल फ्री है। क्लास 10th और क्लास 12th दोनों क्लास के बच्चों के लिए ये बिल्कुल फ्री है। अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं लाइन बाय लाइन तो इस वीडियो के प्लेलिस्ट में चले जाइए। वहां पे सारे सब्जेक्ट मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, इन सब का प्लेलिस्ट अलग अलग बना होगा और आसान भाषा में, आम भाषा में आपको समझाया गया है। और जो भी बच्चे 2025 में एग्जाम देने वाले हैं या 2026 में, उन दोनों के लिए बहुत ही ये जो चैनल है आपको बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। और साथ ही साथ अगर आपको फ्री में PDF नोट्स चाहिए और आप चाहते हैं कि आपको फ्री में नोट्स मिले, तो उसके लिए हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, उसको आपको ज्वाइन करना होगा। और साथ ही साथ व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया है, उसको भी ज्वाइन करना पड़ेगा। और लास्ट में मैं आप सबको जो 2025 में गेस्ट प्रश्न होंगे उसको भी हम सेंड करेंगे और साथ ही साथ PDF नोट्स जो है वो बिल्कुल फ्री में मिलेगा। तो उसके लिए आपको उस चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। वितरण तो पहले इसको बताने के लिए आम भाषा में समझते हैं। हम लोग गेहूं पसारने जाते हैं, धान पसारने जाते हैं, तो धान को हम लोग क्या करते हैं, एक छत के ऊपर या बोरी के ऊपर फैला देते हैं। तो किसका वितरण है? वो धान का है। गेहूं करेंगे तो गेहूं का है। उसी तरीका से आवेश का जो फैलाव होता है, आवेश का वितरण कहलाता है। आवेश किस तरीका से वितरित है और यह जो हो सकता है वो कितने प्रकार के हो सकते हैं? दो प्रकार के, एक सतत आवेश वितरण, एक असतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण क्या होता है? इस पर आवेश समान रूप से वितरित हो। असतत क्या होगा? आवेश सभी जगह पे समान रूप से वितरित नहीं हो। कहने का मतलब जब किसी लड़के को बोला जाता है कि बाबू ये छत पर गेहूं ले जाकर के पसार दो, तो कैसे पसारता है? बोरी को उझिलता है और इधर उधर छीट देता है थोड़ा सा। और जब मम्मी पूछती है कि बेटा गेहूं को पसार दिया, तो बोलते हैं कि हाँ। लेकिन वही बहन जो है और घर के जो महिलाएं पसारती है तो उसको सभी जगह पे बराबर एकदम अच्छा से स्क्वायर में या गोल में उसको पसारती है। तो जो लड़का पसारने गया था वो सभी जगह पे समान रूप से वितरित नहीं था, तो गेहूं का असतत वितरण था। लेकिन वही पे आवेश हो जाएगा तो आवेश का सतत वितरण हो जाएगा। और जो लड़की गई थी, जो महिलाएं गई थी, जो माँ और बहनें गई है, उस गेहूं को समान रूप से वितरित की है, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं गेहूं का ये सतत वितरण है। और गेहूं की जगह पर आवेश हो जाए तो हम लोग बोलेंगे आवेश का सतत वितरण। तो आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। तो देखिए भैया दो प्रकार के होता है। या कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार के। एक है सतत आवेश वितरण जिसको कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, और दूसरा है असतत आवेश वितरण जिसको डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। जैसे यहां पर हम एग्जांपल के थ्रू आपको बताते हैं। हमने एक ये बॉक्स लिया और इसके अंदर आवेश सभी जगह पर समान रूप से ऐसे हम क्या करते हैं, वितरित कर देते हैं। इसमें सभी जगह पर आवेश कैसे वितरित है भाई? इसमें सभी जगह पर आवेश लगभग समान रूप से वितरित है। लेकिन यही चीज हमने क्या किया, एक और बॉक्स लिया और इसके अंदर देखते हैं हमने आवेश का वितरण जो है ये जो आवेश का जो वितरण है एक समान रूप से नहीं है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि आवेश का जो वितरण है ये समान रूप से नहीं है, ये असतत आवेश वितरण है। ओके, तो आपने देखा कि अगर आवेश समान रूप से वितरित होगा तो सतत बोलेंगे और समान रूप से नहीं होगा तो असतत बोला जाएगा। तो इसको हम लोग आगे नहीं पढ़ने वाले, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये जो होता है ये क्या होता है भाई? तो असतत आवेश वितरण, जब आवेश समान रूप से वितरित नहीं होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? असतत आवेश वितरण। बहुत ही सिंपल है, आप देख सकते हैं क्या भाई? आवेश का वैसा वितरण जिसमें सभी जगह पर आवेश समान रूप से वितरित नहीं रहेगा। सभी जगह पे समान रूप से वितरित नहीं रहेगा तो उसी को बोलते हैं असतत आवेश वितरण। इसी को बोलते हैं डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सभी जगह पर समान रूप से वितरित नहीं है। लेकिन सतत आवेश वितरण क्या होता है? वैसा आवेश वितरण जिसमें सभी जगह पर आवेश का वितरण क्या होता है? एक समान होता है।
यानी उस पर जो वितरण रहेगा, आवेश का वितरण समान रूप से वितरित होता है, सभी जगह पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, तब उसको बोलेंगे हम लोग सतत आवेश। ये जो होता है ये आपके पास 3 प्रकार का हो जाता है। यानी सतत आवेश वितरण जो होगा वो कितने प्रकार का होगा भाई? ये 3 प्रकार का होता है। सतत आवेश वितरण कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार के। कौन कौन सा भाई? तो पहला जो है रेखीय आवेश वितरण, जिसको हम लोग बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा जो है पृष्ठीय आवेश वितरण, जिसको हम लोग बोलते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तीसरा जो है वो क्या है? आयतन आवेश वितरण, जिसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये 3 प्रकार का वितरण होता है। यानी सतत आवेश वितरण कितने प्रकार से, इन तीनों के बारे में एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, तो पहला जो टॉपिक है रेखीय आवेश वितरण। आप देखे होंगे तिलक बारात में जो पंडित जी होते हैं और उनके सामने हजाम भाई जो होते हैं वो चौका पूरते हैं, तो क्या करते हैं? वो चावल लेकर के साइड साइड में ऐसे गिराते हैं कि नहीं गिराते? एक मेडी टाइप में बनाते हैं। तो चावल का जो है एक दिशा में हम लोग एक सीधी रेखा में वितरित करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? उस चावल का है रेखीय वितरण है। लेकिन अगर आवेश को एक सीधी रेखा में एक रेखा के अनुदिश सजा दिया जाए तो उसी को हम लोग बोलेंगे रेखीय आवेश वितरण। तो देख लीजिएगा, यदि आवेश का वितरण एक रेखा के अनुदिश हो, ये देख रहा है कि आवेश एक रेखा के अनुदिश क्या है? वितरित है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि रेखीय आवेश वितरण है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि सर रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है? इसी से रिलेटेड दूसरा टर्म है। तो आप बताइए कि प्रति एकांक लंबाई, ये तो बहुत सारा लंबा हो सकता है, लेकिन उसके एक इकाई में जो आवेश की मात्रा होगी, प्रति एकांक यानी यूनिट लंबाई में आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, और इसे लेमडा के द्वारा सूचित करते हैं। किसके द्वारा सूचित करते हैं भाई? लेमडा के द्वारा सूचित करते हैं। और लेमडा बराबर क्यू बटा के एल होता है। तो यहां से क्यू निकालेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्यू इज इक्वल टू लेमडा एल हो जाएगा, राइट। अब देखते हैं सर इसका जो एसआई मात्रक होगा, ऊपर आवेश है और नीचे लंबाई है, तो आवेश है तो कुलाम, नीचे लंबाई है तो कुलाम प्रति मीटर होता है। और बीमा आवेश का होता है एटी, नीचे एल है मतलब लंबाई है तो प्रति एल हो जाएगा, यानी एल के पावर -1 हो जाएगा। ये इसका बीमा हो गया। ठीक है, बहुत ही आसान है, आप इसको देख सकते हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं पृष्ठीय आवेश वितरण। तो पृष्ठीय आवेश वितरण होता क्या है इसको समझते हैं। यदि आवेश का वितरण एक पृष्ठ पर हो, एक पृष्ठ के अनुदिश हो, यानी पूरे पृष्ठ पर फैला हुआ हो, तो उसको बोलेंगे पृष्ठीय आवेश वितरण। जैसे आप लोग को यहाँ पर फिगर में दिख भी रहा है कि आवेश जो है पूरे पृष्ठ पर क्या हुआ है? वितरित है। यदि आवेश का वितरण एक पृष्ठ पर हो चाहे पृष्ठ के अनुदिश हो, तब उसको हम लोग बोलेंगे पृष्ठीय आवेश वितरण। उसी से रिलेटेड एक टर्म है पृष्ठीय आवेश घनत्व। यहां से प्रश्न आता है, रेखीय आवेश घनत्व के मात्रा पत्रक पूछ देता है, बीमा उमा पूछ देता है, और ये भी डिफिनीशन में पूछ देता है, कई बार पूछा भी है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होगा, तो प्रति एकांक क्षेत्रफल में, प्रति एकांक यानी यूनिट क्षेत्रफल में आवेश की जो मात्रा होगी उसी को हम लोग बोलते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व। इसे सिग्मा के द्वारा सूचित करते हैं। ये जो 6 की तरह बना है वो सिग्मा है और स्मॉल सिग्मा है। कौन सा है? स्मॉल। यहां से सिग्मा बराबर क्यू बटा के ए होता है, तो क्यू निकालेंगे तो ए इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्यू बराबर सिग्मा ए हो जाएगा। क्यू बराबर क्या हो जाएगा? सिग्मा ए हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसका एसआई मात्रक। तो इसका एसआई मात्रक जो ऊपर आवेश है तो कुलाम हो जाएगा, और ए है तो मीटर स्क्वायर। ए मतलब कि एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक है, या जिस सतह पर वितरित है आवेश उसका क्षेत्रफल। ओके, यहाँ पर जिस सतह पर आवेश वितरित है उसका क्षेत्रफल है। ठीक है, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? कुलाम प्रति मीटर स्क्वायर, और यहाँ से क्यू निकालेंगे तो मल्टीप्लाई क्यू इक्वल टू सिग्मा है, और इसका बीमा हो जाएगा आवेश का एटी, एस के पावर एम के पावर -2 है, एरिया है तो एल के पावर -2 हो जाएगा। ठीक है, इसको देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद है आयतन आवेश घनत्व। यदि आवेश का वितरण एक समान आयतन में हो तब उसको बोलेंगे आयतन आवेश घनत्व। देख लीजिए यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन डिफिनीशन। ये जो आवेश का वितरण है वो कहां पर है? पूरे आयतन के अंदर है, इसको बोलेंगे आयतन आवेश वितरण। उसके बाद इसी से रिलेटेड एक टर्म है आयतन आवेश घनत्व, इसको समझते हैं। आयतन आवेश घनत्व क्या होता है भाई? तो प्रति एकांक, एकांक का मतलब यूनिट, आयतन में आवेश की मात्रा को बोलते हैं आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। और इसे हम लोग किसके द्वारा सूचित करते हैं? तो इसको हम लोग रो के द्वारा सूचित करते हैं। किसके द्वारा? रो के। और रो बराबर होता है क्यू बाई वी। वी जो है वो आयतन है, जिस आयतन में ये आवेश वितरित है। तो यहाँ से क्यू निकालेंगे, रो इंटू के वी हो जाएगा। और इसका एसआई मात्रक जो होगा, ये आवेश है तो कुलम हो जाएगा, वी है तो मीटर क्यू, तो कुलम प्रति मीटर क्यू। और इसका बीमा हो जाएगा आवेश का एटी, और एल का वी का जो होता है एल क्यू, तो एल के पावर -3 होता है। ठीक है,
उसके बाद देखिए ये जो आप देख रहे थे शुरुआत में, इसको लेमडा कहते हैं और ये सिग्मा है और इसे रो पढ़ते हैं। इसे क्या पढ़ते हैं भाई? रो। तो ये जो सिंबल हमने इसके अंदर यूज किया था, अगर वो आपको पता नहीं होगा तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, उन सभी सिंबलों का मतलब यहाँ पर हमने क्या किया आपको बता दिया। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं। स्थिर वैद्युत परीक्षण क्या है और इसका उपयोग बताइए। कई बार ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। स्थिर वैद्युत परीक्षण क्या है और इसका उपयोग बताना है। तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी विद्युतीय यंत्र होता है, जब उसके अंदर चार्ज प्रवाहित किया जाता है तो उसके अंदर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाते हैं। तो वो विद्युत क्षेत्र जो है दूसरे विद्युत क्षेत्र उसको प्रभावित ना करे, उसके बचाने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम लोग बोलते हैं स्थिर वैद्युत परीक्षण, और इसी को फैराडे पिंजरा के नाम से जाना जाता है। यानी आप देखोगे कभी अब रेडियो बज रहा हो आपके घर में और रेडियो के पास आप एक चुंबक लेकर के आगे पीछे ऐसे करो तो रेडियो लगेगा दूसरा धुन गाने, ठीक है? क्यों? क्योंकि उसके जो चुंबकीय क्षेत्र है उसको प्रभावित कर रहा है कुछ हद तक। लेकिन अब जो है उसको इस तरीका से बनाया जा रहा है कि बाह्य विद्युत क्षेत्र जो है आंतरिक विद्युत क्षेत्र को प्रभावित न करे, उसको डिफेक्ट न करे। तो इस प्रक्रिया को ही कहा जाता है स्थिर वैद्युत परीक्षण। यानी हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि क्या है भाई, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं स्थिर वैद्युत परीक्षण क्या है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा लिख सकते हैं वह प्रक्रिया जिसके द्वारा आंतरिक विद्युत क्षेत्र को बाह्य विद्युत क्षेत्र से बचाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं भैया? स्थिर वैद्युत परीक्षण कहते हैं। इसे फैराडे पिंजरा भी कहते हैं, इसे फैराडे पिंजरा भी तो पहले बात आपने समझा कि आंतरिक विद्युत क्षेत्र को बाह्य विद्युत क्षेत्र से बचाने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? तो इसका इस्तेमाल करते हैं, किसके लिए करते हैं? तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि आंतरिक विद्युत क्षेत्र जो है वो बाहरी विद्युत क्षेत्र उसको क्या नहीं करे, प्रभावित न करे, उसके लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। अगर इसका उपयोग क्यों करते हैं, इसका उपयोग कहां कहां होता है, इसके बारे में अगर बात करें तो इसका पहला जो उपयोग है वो कहां पे होता है भैया? पहला जो उपयोग है सभी विद्युत उपकरणों में होता है, सभी विद्युत उपकरणों में, यानी विद्युत उपकरणों में, जितना भी विद्युत उपकरण है विद्युत उपकरणों में शॉर्ट में लिख दे रहा है, और धातु के ट्यूब बनाने में इसका उपयोग होता है। धातु के ट्यूब बनाने में हम लोग इसका इस्तेमाल तो धातु के ट्यूब बनाने में हम लोग स्थिर वैद्युत परीक्षण का उपयोग करते हैं। लास्ट प्रश्न आपके सामने है, आप इसका आंसर बताएंगे। ये कह रहा है कि ऐसे कण का उदाहरण दीजिए जिसका विराम द्रव्यमान क्या हो? शून्य हो तथा अनावेशित हो। मतलब उसका विराम द्रव्यमान जो है, रेस्ट मास जो है वो 0 होना चाहिए और उस पर कोई चार्ज नहीं होना चाहिए, अनचार्ज होना चाहिए। तो कौन सा कण होगा? तो आपने देखा होगा कि जो सूर्य से प्रकाश की किरणें आती है, चाहे बिजली के बल्ब से जो प्रकाश निकलता है, तो मैं सूर्य के प्रकाश से ही समझाऊंगा कि सूर्य के प्रकाश जो होता है, मैक्सवेल प्लांक ने क्या बोला था कि जो सूर्य का प्रकाश है छोटे छोटे कणों के पैकेट होता है, छोटे छोटे कणों का बंडल होता है, जिसको उन्होंने फोटोन कहा था या क्वांटा कहा था। फोटोन या क्वांटा, तो फोटोन और क्वांटा एक ऐसा कण है जिसका कोई द्रव्यमान नहीं होता है और साथ ही साथ उस पर कोई आवेश नहीं होता है। एक तो मान लेते हैं आपने मोटरसाइकिल बाहर खड़ा किया है और धूप में खड़ा किया है,
तो सूरज के प्रकाश की किरणें बढ़ती है, तो क्या उस पर पड़ने की वजह से साइकिल का मोटरसाइकिल का वजन बढ़ता है? नहीं होता है। क्या वो आवेशित हो जाता है? नहीं होता है। लेकिन एक चीज जरूर होता है, उसमें ऊर्जा मिल जाती है, और वो कौन सा ऊर्जा मिलती है? तो उष्मीय ऊर्जा, क्योंकि उसको तो शीट गर्म हो ही जाता है, आपने रियलाइज भी किया होगा, तो गर्म हो जाता है। तो यानी ये जो फोटोन है, फोटोन आप देख रहे हैं कि फोटोन एक ऐसा कण है जिसका विराम द्रव्यमान जो होता है वो शून्य होता है, आवेश जो होता है जीरो होता है, लेकिन उसके पास ऊर्जा होती है, और वो कौन सा ऊर्जा होती है? हीट एनर्जी। कौन सा एनर्जी? हीट एनर्जी। ओके, तो आज की क्लास को हम यहीं पर रहने देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये जो बैनर है हम लोग को बहुत ज्यादा प्रेरित करता है, मोटिवेट करता है। मैं चाहूंगा कि आप मेरे से अगर पढ़ रहे हैं और आपको मेरे पढ़ाने का अंदाज आपको सही लग रहा है, तो थोड़ा सा मैं से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा मेरा आप प्रमोशन करें। आप सब क्या करें, अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर और अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें से कहीं कहीं से स्क्रीनशॉट लेकर के जरूर शेयर करें। और मैं चाहूंगा कि अभी मैं जिस पोजीशन में खड़ा हूं, इस पोजीशन में एक स्क्रीनशॉट आप लीजिए और उस स्क्रीनशॉट को अपने स्टेटस पे लगा दीजिए। तो सभी से निवेदन है कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर के अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर जरूर लगा दीजिए। थैंक यू। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और व्हाट्सएप पर स्टेटस जरूर लगा दीजिएगा। चलिए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए जुनून के साथ, नए जोश के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। थैंक यू, धन्यवाद।